जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। और इसमें भी पहला लेक्चर है, आज पहला लेक्चर मैं शुरू कर रहा हूं। तो एक चीज हम आप सबको, जितने वीडियो देखने वाले लोग हैं, इनको मैं बता दूं कि आज से यहाँ महामना इंस्टीट्यूट पर आज से प्रतिदिन वीडियो बनेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल लेक्चर मौजूद होगा। नोट जो बच्चे यहाँ उपलब्ध होंगे, जो इंस्टीट्यूट में आएंगे, नोट केवल उन्हीं को लिखवाया जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग अगर मैथ के या हर सब्जेक्ट के, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सर लोग हैं सभी लोग इंटर कॉलेज के लेक्चरर लोग हैं और वाराणसी के जाने माने लोग हैं, चाहे वो फिजिक्स के सर हों या केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, किसी भी सब्जेक्ट के सर लोग हैं। तो इसके लिए अगर आपको बहुत बढ़िया हर सब्जेक्ट का विशेषज्ञ होना है, बोर्ड के एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना है, तो आपको महामना इंस्टीट्यूट में आकर के एडमिशन लेना पड़ेगा। आप केवल वीडियो देख करके केवल पढ़ लेंगे, नोट नहीं बन पाएगा। तो यहाँ नोट भी आज से बनवाना शुरू कर दिया जाएगा, इसलिए सब लोग लगातार जुड़े रहे और अतिशीघ्र आकर के महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी ले लें। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं आज क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक का, और ये चैप्टर फर्स्ट होगा वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स का पहला लेक्चर शुरू हो रहा है। तो हम लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बारे में, लेकिन वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले सबसे पहले तो हम लोगों को परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना होगा। हालांकि इन सब के बारे में हम लोग निचली कक्षाओं में, आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं और 7-8 में भी इसके बारे में हल्के फुल्के आप पढ़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ और बिल्कुल शुरू से आपको बताना शुरू कर रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से समझें और मैथ के बहुत अच्छे जानकार आप हो सकें। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं परिमेय संख्याओं के बारे में, रेशनल नंबर्स के बारे में। परिमेय संख्याएं क्या है, जरा आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई पूर्णांक p है, पूर्णांक के बारे में क्लास 9th में बहुत बढ़िया से आपको बताया गया है। तो अगर कोई पूर्णांक p है और कोई दूसरा पूर्णांक q है, याद रखे रहिएगा, अगर एक पूर्णांक p है और दूसरा पूर्णांक q है, तो p बटा q जो होता है यानी p अपान q जो होता है, ये कहलाता है परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं तो कहलाएगा, लेकिन इसके लिए दो महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं। कब इसको p बटा q को कब हम परिमेय संख्याएं कहेंगे, इसके लिए दो महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं। इन महत्वपूर्ण शर्तों को हम लोगों को ध्यान से देखना होगा। पहली शर्त यह है कि q जो है किसी भी हालत में जीरो नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर q जीरो हो जाएगा तो आपको मालूम है कि किसी भी संख्या में जब जीरो से भाग देते हैं तो वह संख्या इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है। इसलिए q का मान किसी भी हालत में जीरो नहीं होना चाहिए। इसको आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। दूसरी बात ये कि p और q का कोई सहगुणांक नहीं होना चाहिए। तो सहगुणांक का मतलब क्या हुआ, ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जिससे p में भी भाग चला जाए, q में भी भाग चला जाए। केवल एक संख्या होती है 1 से p में भी भाग जा सकता है, q में भी भाग जा सकता है। तो 1 के अतिरिक्त संख्या, 1 के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जिससे p में भी भाग चला जाए और q में भी भाग चला जाए। अगर भाग चला जाएगा तो ये परिमेय संख्याएं नहीं होगी। तो यही दो शर्तें हैं, अगर ये दोनों शर्तों का पालन होता है तो ये परिमेय संख्या होगी, अन्यथा यह परिमेय संख्या नहीं होगी। पहली शर्त क्या है, इसको ध्यान में रख लीजिए।
Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? हाँ, परिमेय संख्या नहीं रहेगी। इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। और दूसरी शर्त ये है कि 1 के अतिरिक्त कोई ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जिससे P और Q दोनों में भाग चला जाए, तभी ये परिमेय संख्या होगी। इन सब चीजों का अध्ययन आपको बहुत ही डीपली करना होगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो आप सबको पता है कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। तो ऑप्शनल क्वेश्चन का आपको आंसर देने के लिए आपको बहुत विधिवत जानकारी होनी चाहिए, पूरे सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। और अभी आपने देखा, अभी जो एग्जाम हुआ है हाई स्कूल का और इंटरमीडिएट का, उसमें आपने देखा कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन आए थे वो बहुत टेढ़े क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन तो सिलेबस से ही थे, लेकिन उन सभी क्वेश्चन को ऐसे घुमा दिया गया था कि अगर कोई स्टूडेंट अगर बहुत बढ़िया से जानकारी रखा होगा तभी वो कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इसलिए हम आप सभी लोगों को मैथ इतना विधिवत पढ़ाएंगे, इतना बढ़िया से पढ़ाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन चाहे जहां से पूछे, जिस तरह से पूछे, आप सभी लोग उसका जवाब दे लेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो ये जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये हम लोगों का न्यू बैच के लिए शुरू हो रहा है। ये क्लास जो है न्यू बैच के लिए शुरू हो रहा है। और किस सन के लिए? ये 2023 से 2024 के लिए हम लोग क्लास शुरू किए हैं। इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, यानी आप लोगों को बोर्ड का एग्जाम 2024 में देना है। अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें। परिमेय संख्याएं तो आप समझ गए। अब इन परिमेय संख्याओं का एक दो उदाहरण हम लोग देख लें, एक दो एग्जाम्पल देख लें। जैसे मान लीजिए 2/5 है, तो 2/5 P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू जो है 5 है। इन दोनों में 1 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। देखिए 1 से 2 में भाग चला जाएगा, 1 से 5 में भाग चला जाएगा, लेकिन आप लोग बताइए कि क्या ऐसी कोई संख्या है 1 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या होनी चाहिए? क्या 1 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या है जिससे 2 और 5 दोनों में भाग चला जाए? ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसलिए यह परिमेय संख्या है। ये 2/5 जो है परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर 2 में अगर 8 आ जाए, 2 में 8 आ जाए, तो P का जो मान है वो 2 है। अंश जो होता है वो P का मान होता है और हर जो होता है वो Q का मान होता है। तो P का मान 2 है और Q का मान जो है 8 है। अब आप यह देखिए कि क्या इन दोनों में पहली शर्त तो ये है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो नीचे है यानी हर में है, हर की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। तो हर की वैल्यू तो 0 नहीं हो रही है। ऐसी केस शायद ही कभी आती है, ऐसी कभी केस नहीं आती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर हम 2/0 कर दें, तो 2/0 कर देंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी, और इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये 2/8 है। तो यहां पर अगर हम देखें तो 1 के अतिरिक्त 2 एक ऐसी संख्या है, 2 से भाग P में भी चला जाएगा और 2 से भाग Q में भी चला जाएगा। क्यों चला जाएगा कि नहीं? चलिए डिवाइड कीजिए। तो 2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये 1 हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये 1/4 हो गया। तो अगर 1/4 है तो परिमेय संख्या है, लेकिन अगर 2/8 होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं है।
अब आप लोगों को बताना है, जैसे मान लीजिए 3/7 है, 3/7 आप लोग बताएं परिमेय संख्या है कि नहीं है? परिमेय संख्या है। तो इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा। लेकिन अगर 3/सपोज कीजिए 3/12 है, 3/12 दे दिया गया, या हम 3/12 न करके अगर हम कहें कि 6/12 है, 6/12, तो 6/12 इसमें 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? भाग जाएगा ना। तो देखिए 6 से भाग चला जाएगा, 6 से ये भी कट जाएगा, 6 से ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो इस प्रकार हम 1/2 को परिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन 6/12 को हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा। तो इस तरह से ये परिमेय संख्याएं आपको क्लियर हो गई ना। अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, इनको देखा जाएगा। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जिनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहेंगे? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के पदों में न लिखा जा सके। ध्यान में रखिएगा, वे संख्याएं जिनको P/Q के पद में न लिख सके उन्हें ही हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और प्रश्न ये उठता है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको P/Q के पद में हम नहीं लिख सकते। अच्छा, एक चीज और हम आपको बता दें, आगे चल करके अपरिमेय संख्याओं की कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को भी आगे चल करके हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसे समझ लीजिए कि वे संख्याएं जिनको P/Q के पदों में न लिखा जा सके वह अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे अगर हम देखें तो √2 ऐसे कह लीजिए। अब दूसरे शब्दों में अगर रूट के रूप में आ गया तो हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका वर्गमूल न निकल पावे, जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा वह अपरिमेय संख्या होगी। इसको आप दिमाग में अच्छी तरह से रखे रहिएगा। लेकिन जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसको हम P/Q के रूप में लिख लेंगे और P/Q के रूप में लिख देंगे तो वो परिमेय संख्याएं होंगी। तो अब आप लोग जरा बताइए, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। और जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगी। इसको अच्छी तरह से आप सभी लोग ध्यान में रखे रहेंगे। तो √2 जो है यह अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर हम √3 कर दें तो देखिए 3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो √3 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? यह अपरिमेय है। लेकिन अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यह अपरिमेय संख्या है। अब अगर √4 हो तो 4 का वर्गमूल निकलेगा ना। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा, 2 होगा। और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, यानी P/Q के रूप में आ गया। और P/Q के रूप में आ गया तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। ठीक है ना। इसको अच्छी तरह से आप सभी लोग ध्यान में रखे रहेंगे। अब इसी तरह से देखिए √5 है, 5 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो अगर 5 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। इसी तरह से √6 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। √7 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। बोलते जाइए, बताते रहिए। और फिर अगर हम √8 पे आवे तो ये क्या होगा? ये भी अपरिमेय होगा। क्यों अपरिमेय होगा? क्योंकि अगर हम 8 का वर्गमूल निकालना चाहें तो पहले इसका फैक्टर करें तो 4 × 2 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। और 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो √2 हो जाएगा। तो ऐसे आप समझ लीजिए। फिर हम आगे चल करके आपको बताएंगे कि कैसे किन किन संख्याओं को जोड़ेंगे तो संख्या परिमेय होगी और अपरिमेय होगी। लेकिन इतना आप याद रखे रहिए कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या हो गई, √2 अपरिमेय संख्या हो गई।
तो जब परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो यह एक अपरिमेय संख्या होती है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा कि जब कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो इनका जो गुणनफल आता है वो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। और सुनिए, अब इसी तरह से यहां देख लें कि अगर किसी परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या में जोड़ दें, तो अगर किसी परिमेय को अपरिमेय संख्या में जोड़ देते हैं तो यह भी अपरिमेय संख्या होती है। याद रहेगा आप लोगों को ना? अब इसी तरह से अगर मान लीजिए यहां तो गुणा आपने देखा, यहां आपने गुणा देखा, यहां जोड़ देखा, अब इसके बाद घटाना देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 3 है और -√5 हो गया, √5 हो गया, तो 3 क्या है? परिमेय की अपरिमेय है? परिमेय है। 3 परिमेय संख्या है और √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय और अपरिमेय, समझ लीजिए कि जोड़ या घटाना, अगर दो संख्याएं जोड़ी गई हैं और दो संख्याएं जोड़ी गई हैं या दो संख्याओं को घटाया गया है, तो जोड़ या घटाना दोनों में से अगर कोई एक अपरिमेय संख्या होगी तो कुल मिलाकर के वह संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अब जरा भाग देकर के देखा जाए कि भाग में क्या होगा। सपोज कीजिए √2/7 दिया गया है, √2/7। तो अब यहां पर ये तो कन्फर्म हो गया कि अगर परिमेय और अपरिमेय का गुणा करते हैं तो क्या आता है? अपरिमेय आता है। और अगर परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को हम जोड़ दें या घटा दें तो जोड़ या घटाना जो होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। अब थोड़ा सा हम लोगों को यहां देखना है क्योंकि यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। √2 और 7, √2/7 है, तो अगर भाग में, समझिए, भाग में अगर अंश और हर दोनों में कोई भी संख्या अपरिमेय है, अगर भाग में अंश या हर दोनों में से कोई भी एक अपरिमेय संख्या है तो यह भागफल जो होता है यह अपरिमेय संख्या होता है। यानी √2/7 अपरिमेय संख्या है। अगर इसका ठीक हम उल्टा कर देते 7/√2 तो 7/√2 भी अपरिमेय होगा। दोनों में से कोई भी एक, आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा कि अगर अंश और हर दोनों में से कोई भी, या तो अंश या तो हर दोनों में से कोई भी अगर एक अपरिमेय होगा तो ये जो संख्या होगी यह अपरिमेय संख्या होगी। अब थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन पैदा होता है। और कंफ्यूजन क्या होता है? जैसे मान लीजिए √4 दे दिया है और 7 दे दिया है, तो बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रूट दे दिया है तो रूट से मतलब नहीं है। आप देखिए कि √4 है, √4 का वर्गमूल निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? निकल जाएगा। और 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 हो जाएगा। ये 2/7 हो गया। तो 2/7 परिमेय है कि अपरिमेय है? परिमेय है। इसको अच्छी तरह से आप दिमाग में रखे रहिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आया था आपसे एग्जाम में। अभी 2023 में जो मैथ का एग्जाम हुआ है 10th यूपी का, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को तैयार रखना होगा। अब जैसे मान लीजिए यहां पर √2 और √7 दे दिया है। थोड़ा सा यहां देखिएगा, यहां आप कंफ्यूज ना होइएगा। √2/7, इसको हम चाहें तो इसको एक जगह भी लिख सकते हैं, √2/7 लिख सकते हैं। यानी √2 अलग है, √7 अलग है, उसको हम चाहें तो एक में भी रख सकते हैं।
तो चाहे अलग अलग रखें या एक में रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जरा हम लोगों को यह देखना है कि √2 परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय है। √7 क्या है? अपरिमेय है। तो जब किसी अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं, जब किसी अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो यह अपरिमेय संख्या आती है। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे, क्योंकि यह चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। और अगर आप सभी लोग बहुत बढ़िया से पढ़ते गए, जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना अच्छी तरह से तैयार करते गए, और जो मैं नोट बनवा रहा हूं उस नोट को तैयार करते रहे, तो ये हमारी गारंटी होगी कि मैथ में आपको 100% मार्क मिलेगा। जैसा कि इस साल के जो बच्चे हैं, इस साल के बच्चों का 100% मार्क अगर 100 नहीं आएगा तो 90 से एबव जरूर आएगा। इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन आप लोगों की तैयारी मैं इतना अच्छी तरह से कराऊंगा कि मैथ में आप लोगों का 100% मार्क आवे। और अगर जितना हम कह रहे हैं, जितना बढ़िया से आपकी तैयारी करा रहे हैं, उतना बढ़िया से अगर आप तैयारी कराते जाएं तो हमारी गारंटी है कि 100% मार्क आएगा आपका। लेकिन अच्छी तरह से आप तैयार करते गए तो। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि 2024 में एग्जाम कब होगा, इसकी सरकार ने घोषणा कर दिया है। 2024 का एग्जाम जो होगा वो जनवरी में ही होगा, फरवरी में नहीं होगा। जो फरवरी में होना था वो 1 महीना और घट गया आपका। इसलिए आपको खूब जम करके खूब बढ़िया से तैयारी करनी है। और वैसे तो हम लोग अपना मैथ का कोर्स बोर्ड के एग्जाम तक 3 बार 4 बार पढ़ेंगे हम लोग बहुत अच्छी तरह से। और दूसरी चीज ये भी आप ध्यान में रखे रहिएगा कि हर संडे को आप लोगों का लाइव क्लास भी चलेगा। जितना पूरा 1 हफ्ता में पढ़ाया रहेगा, 1 सप्ताह में पढ़ाया रहेगा, संडे को फिर से उसका रिवीजन होगा और लाइव क्लास में होगा। तो इसको अच्छी तरह से आप तैयार किए रहें। और इसके बाद जब सभी बैच शुरू हो जाते हैं, और कल से जो है क्लास 11th यूपी बोर्ड का न्यू बैच शुरू होगा, और क्लास 12 यूपी बोर्ड कॉमर्स का भी बैच शुरू होगा। तो इनको आप सभी लोग आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करते रहेंगे। और जो भी आप लोगों के परिचित स्टूडेंट हों उनको आप बताइए आप लोग भी पढ़ने आइए, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं ये लोग भी पढ़ने आवे, और आपके जो मित्र हैं उनको भी आप बता दें, क्योंकि सभी बैच न्यू बैच सब स्टार्ट हो गए हैं। 9th 10th 11th 12 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कॉमर्स, साइंस, आर्ट सभी बैच शुरू हो गए हैं। इसलिए आप लोग अतिशीघ्र करें, देर करेंगे तो नुकसान आप ही लोगों का होगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई में 1 महीना समय जो है घट गया है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा कि अगर अंश अपरिमेय संख्या है, हर अपरिमेय संख्या है, तो जब किसी अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो वो कौन सी संख्या आती है? अपरिमेय संख्या आती है। इसको आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो अब हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं को ही समझाने के लिए ये पूरी भूमिका आपकी बनाई गई है। तो वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स किसे कहते हैं, हम लोग इनको देखेंगे। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं सम्मिलित हों। याद रखे रहिएगा, वे संख्याएं जिनमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों ही संख्याएं सम्मिलित होती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब हम लोगों को पढ़ना है यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड जो थे बहुत बड़े गणितज्ञ थे और ये यूनान के गणितज्ञ थे, ठीक ना। आपको पता है कि गैलीलियो के जो शिष्य थे वो अरस्तु थे। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, और अरस्तु के जो शिष्य थे वो यूक्लिड थे। यूक्लिड बहुत बड़े गणितज्ञ थे, ये यूनान के रहने वाले थे। तो यूक्लिड ने
विभाजन प्रमेयिका और विभाजन एल्गोरिथम दिया था। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि प्रमेयिका किसे कहते हैं, और फिर हम आपको बताएंगे कि बीजगणित की जो अंग्रेजी होती है वो अलजेब्रा होती है, तो बीजगणित की अंग्रेजी अलजेब्रा क्यों होती है ये भी हम आपको बताएंगे। और फिर इसके साथ साथ हम आपको एल्गोरिथम के बारे में भी बताएंगे। और जब इतनी बातें आप जान लेंगे तो अब इसके बाद तब हम बताएंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, या यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये सारी चीजें हम आपको कल बताएंगे। तो फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज के वीडियो में जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं, जिनमें क्या बताया गया, सबसे पहले आपको परिमेय संख्याएं बताई गई, फिर अपरिमेय संख्याएं बताई गई, वास्तविक संख्याएं बताई गई, और फिर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानना बताया गया कि जोड़ होगा तो क्या होगा, गुणा होगा तो क्या होगा, भाग होगा तो क्या होगा, घटाना होगा तो क्या होगा। और हमें उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप सबको क्लियर हो गया है? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आएगा, केवल हम नोट आपको नहीं बनवाएंगे, नोट उन्हीं को बनवाएंगे जो स्टूडेंट हमारे यहाँ एडमिशन लेकर के पढ़ने आएंगे। तो अब जो है ये नोट भी हम बनवाना शुरू करेंगे, आज से नोट भी बनेगा। और फिलहाल हमें उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं उनको ये पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। योर्स वेलकम।